दोस्तों नमस्कार। मैं बीएम मिश्र अपने चैनल अनसुने किस्से में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी आतिथ्य। ये कहानी हमारे सत्कार परंपरा की बोलती हुई तस्वीर है। हमारे समाज में अतिथियों को देवता का दर्जा दिया गया है। सुख हो या दुख, घर आने वाले मेहमान का स्वागत सत्कार हमारे संस्कारों में शामिल है। दर्द से जूझ रहे इस कहानी के पात्र सुंदर भैया ने अतिथि देवो भव की परंपरा को कैसे निभाया, आप खुद सुनिए। आपसे अनुरोध है कि यह कहानी अंत तक सुने, जरूर पसंद आएगी। भारी भरकम डील डौल वाले सुंदर भैया महीने भर से पस्त थे। क्विंटल भर के शरीर से एक छोटा सा बाल क्या टूटा, सुंदर भैया का चलना फिरना दूभर हो गया। यूं तो सुंदर भैया जब अकेले रहते तो बिस्तर पर कभी टेढ़े होकर बैठ भी जाते, लेकिन जब किसी को देख लेते तो पेट के बल लेटकर इतना जोर से हाय हाय करते जैसे किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हों। पड़ोसी होने के नाते मेरी सुबह की चाय रोज सुंदर भैया के साथ ही होती। कभी वो मेरे घर आते तो कभी मैं उनके घर चला जाता, लेकिन इन दिनों सुंदर भैया ने मेरे घर आना बंद कर रखा था। साथ में चाय पीने की आदत पड़ चुकी थी, सो रोज सुबह मुझे ही उनके घर जाना पड़ता। इस समय जब मैं उनके घर जाता तो वो बिस्तर पर ही मिलते। मैंने कई बार पूछा, सुंदर भैया देखने में तो ठीक ठाक लग रहे हैं, क्या हो गया आपको कि बिस्तर से उठना ही बंद कर दिया? मैं जब सुंदर भैया से यह सवाल पूछता तो वो सकुचा जाते। मिश्रा जी क्या बताऊं, मर्ज ही ऐसा है जिसे बताने में भी शर्म आती है। फिर सुंदर भैया अपने शरीर के बीचों बीच कमर के नीचे हाथ ले जाते और मुंह बनाते हुए कहते, जीना मुश्किल कर रखा है इसने। किसने सुंदर भैया? मैं जब फिर पूछता तो वो कमर के नीचे हाथों को गोल गोल घुमाते हुए कहते, लगता है पिछले जन्म के किसी पाप की सजा मिल रही है मुझे। लेकिन सुंदर भैया ने अभी तक ये नहीं बताया कि उन्हें हुआ क्या है। एक दिन घर से निकलते हुए मैंने ठान लिया कि आज सुंदर भैया से उनके मर्ज के बारे में जरूर पूछ कर रहूंगा। उनके पास पहुंचकर मैंने एक शर्त रखी, सुंदर भैया आज मैं चाय तभी पीऊंगा जब आप अपने मर्ज के बारे में बताएंगे। अब ये तो मुमकिन नहीं था कि सुंदर भैया मुझे बिना चाय पिलाए लौटा दें, इसलिए उन्होंने मरी मरी सी आवाज में अपना दुख बताना शुरू किया। मिश्रा जी कमर के नीचे एक फोड़ा हो गया है, कई मलहम लगाए, गोलियां खाईं, लेकिन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। निर्लज होकर एक दिन डॉक्टर को भी दिखाया। उन्होंने बताया कि ये एक सामान्य सा फोड़ा है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो रोज बढ़ रहा है। मीठा मीठा दर्द रात भर सोने नहीं देता। मैं समझ गया कि सुंदर भैया को बाल तोड़ हो गया है। करीबी मित्र होने के नाते मैंने हंसते हुए उन्हें सांत्वना दी, सुंदर भैया छोटी सी बात है, बहुत लोगों को होता है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सुंदर भैया मेरी सांत्वना का मजाक उड़ाते हुए बोले, वाह मिश्रा जी, मेरा जीना मुश्किल कर रखा है इसने और आप इसे छोटी सी बात कहते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस अच्छे खासे शरीर से एक बाल का टूटना मुझे अपाहिज बनाकर रख देगा। उठना बैठना चलना फिरना सब बंद हो गया है। एक बाल क्या टूटा जैसे मेरे जीवन का सारा सुख चैन टूट गया हो। सुंदर भैया को ढाढ़स बंधाते हुए मैंने चाय पी और घर लौट आया। दूसरे दिन नियत समय पर मैं फिर सुंदर भैया के घर पहुंचा, लेकिन रोज की तरह सुंदर भैया बिस्तर पर नहीं मिले। मेरा मन ये सोचकर थोड़ा हल्का हुआ कि शायद आज सुंदर भैया को आराम मिल गया होगा। मैंने आवाज दी तो उनकी पत्नी आई। उन्होंने बताया कि वो अंदर मजदूरों को कुछ काम समझा रहे हैं। मैं सीधे अंदर घुस गया। सुंदर भैया एक मजदूर को समझा रहे थे, इस कमरे की दीवार में हरे रंग का पेंट पोतना है, बरामदे में पीला रंग अच्छा लगेगा, बाहर तो वही पहले जैसा क्रीम कलर ही ठीक रहेगा। आज सुंदर भैया के शरीर में फुर्ती दिख रही थी, लेकिन उनका हाथ कमर के नीचे ही था। मैंने चुटकी लेते हुए उनसे कहा, देखो भैया मैंने कहा था ना कि छोटा सा फोड़ा है, ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही सुंदर भैया का मुंह फिर बन गया। वो बोले, क्या मिश्रा जी आप इसे छोटा सा फोड़ा कहते हैं? ये तो रोज अपना कब्जा बढ़ा रहा है। पहले थोड़ा बहुत बैठ भी लेते थे, अब तो वो भी बंद हो गया है।
या तो लेटा रहूं या फिर सीधा खड़ा हो जाऊं। आसन ग्रहण करने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी इसने। पहले जिस हाथ से सुंदर भैया मजदूरों को काम समझा रहे थे, मुझसे बात करते करते अब वो हाथ उनके कमर के नीचे गोलाकार घूमने लग गया। मैंने विषय परिवर्तन करते हुए सुंदर भैया के साथ उनके घर की दीवारों का मुआयना शुरू कर दिया और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछा, भैया घर में कोई कार्यक्रम होना है क्या? अचानक पुताई शुरू करवा दी, मुझे कुछ बताया नहीं। सुंदर भैया मुझे घूरते हुए बोले, हाँ कार्यक्रम ही तो होना है। 3-4 दिनों में रिश्तेदारों का आना शुरू हो जाएगा। बुआ जी तो शायद परसों ही आ जाए अपने दोनों बेटों के साथ। तीनों बहनें भी बोली हैं आने के लिए। बहनोई तो साथ आएंगे ही, बच्चा मंडली भी आएगी। फिर दोस्तों और जान पहचान वालों का तो आना जाना रोज ही होगा। पूरा घर खंडहर जैसा पड़ा है। इतने सारे लोग आएंगे, उनके बैठने सोने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। सोचा साफ सफाई करवा लूं, पुताई होगी तो लगे हाथ घर का कूड़ा करकट भी निकल जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन भैया घर में हो क्या रहा है? बच्चे अभी शादी लायक हुए नहीं, न तो किसी का जन्मदिन है। आपकी शादी की बरसगांठ भी 3 महीने बाद है। फिर ये तामझाम किस लिए कर रहे हैं? मेरी बातों से ऐसा लगा जैसे सुंदर भैया के फोड़े का दर्द फुर हो गया हो। उन्होंने पत्नी को चाय बनाने का फरमान जारी किया और मेरा हाथ पकड़कर बाहर आ गए। सुंदर भैया ने संभलते हुए बिस्तर पर हाथ टिकाया और एक करवट में लेट गए। मैं कुर्सी लेकर उनके तखत के बगल में बैठ गया। सुंदर भैया ने जोर की सांस ली और ऐसे बोलना शुरू किया जैसे मुझे कोई बड़ा प्लान समझाने वाले हों। मिश्रा जी, फोड़ा ठीक नहीं हो रहा है, दर्द लगातार बढ़ रहा है। कल फिर डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने मेरे शरीर के पार्श्व भाग का मुआयना करने के बाद बताया कि फोड़े का आकार बढ़ गया है और अब उसने बड़ी गांठ का रूप ले लिया है। दवाइयों से ठीक होना मुश्किल लग रहा है। लगता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे लगा कि यदि ऑपरेशन ही मेरे इस मर्ज का रामबाण है तो इसे भी क्यों ना आजमा लिया जाए। मैंने ऑपरेशन के लिए हामी भर दी। डॉक्टर ने 1 हफ्ते बाद भर्ती होने के लिए कहा है। भर्ती होने के दूसरे दिन ऑपरेशन होगा और 3-4 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। सुंदर भैया की बात मैंने पूरे इत्मीनान के साथ सुनी, लेकिन मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। मैंने पूछा, तो ऑपरेशन और घर की पुताई का क्या संबंध है? अस्पताल में ऑपरेशन होगा, 4-6 दिन में आप घर लौट आएंगे। अब आपको तो अपने ऑपरेशन की तैयारी करनी चाहिए और आप पुताई के चक्कर में पड़ गए। मेरे बार बार के सवालों से सुंदर भैया झल्ला गए, लेकिन गनीमत थी कि उनके शब्दों ने मर्यादा नहीं लांघी। आहिस्ता आहिस्ता अपनी जुबान की लगाम छोड़ते हुए वो बोले, मिश्रा जी, ऑपरेशन और घर की पुताई का सीधा संबंध है। ऑपरेशन होगा तो लोग मुझे देखने तो आएंगे ना। सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार, जिन्हें भी पता चलेगा सब आएंगे। मुझे थोड़ा सा बुखार भी आ जाए तो देखने आने वालों का तांता लग जाता है। यह तो बड़ा ऑपरेशन है। श्रीमती जी ने सभी रिश्तेदारों को ऑपरेशन की डेट भी बता दी है। खबर पाते ही सभी ने अपने अपने कामों से छुट्टी लेकर आने की तैयारी शुरू कर दी है। 2 दिन बाद घर में सबका डेरा उतरना शुरू हो जाएगा। अब भला आप ही बताइए, ऐसे में यदि घर की पुताई सफाई भी न करवाऊं तो लोग क्या सोचेंगे? पुताई के बाद सबके आवभगत की भी तैयारी करनी है। इतनी दूर से लोग आएंगे तो उनके लिए ढंग से खाने पीने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। श्रीमती जी रसोई को दुरुस्त कर रही हैं। बच्चों को राशन, किराना, फल, मिठाइयों की लिस्ट बनाने में लगा दिया है। 2-3 दिन में खरीदारी पूरी हो जाएगी। इसके बाद चैन से अस्पताल में भर्ती होऊंगा। इतनी देर बाद मुझे सुंदर भैया के घर की पुताई की स्पष्ट वजह समझ में आई और मैं लौट आया। घर की पुताई करवाने के बाद सुंदर भैया अस्पताल में भर्ती हुए। डॉक्टर ने 15 मिनट में उनका फोड़ा उनके शरीर से अलग कर दिया और 3 दिन अस्पताल में ही रहने की हिदायत दी। बेड पर लेटे सुंदर भैया का पूरा ध्यान घर की ओर था। घर में रिश्तेदारों की चहल पहल थी। सुंदर भैया अस्पताल में श्वास लाभ ले रहे थे और सारे मेहमान घर में भजिया, मुगौड़ी, पूरी, कचौरी का लुत्फ उठा रहे थे। लजीज व्यंजनों के रस में डूबे मेहमानों को इंतजार था कि सुंदर भैया की अस्पताल से छुट्टी हो और वो उनकी तकलीफ पर अपनी संवेदनाओं का मरहम लगाएं।
सुंदर भैया से भी अस्पताल में रहा नहीं जा रहा था। दिन में 3-4 बार पत्नी से घर का हालचाल लेते और समय समय पर रिश्तेदारों की खातिरदारी का आदेश पारित करते रहते। ऑपरेशन के 3 दिन बाद सुंदर भैया की अस्पताल से छुट्टी हो गई और वो घर पहुंच गए। घर में उनकी ऐसी अगुवानी हुई जैसे वो किसी बड़े संकट को मात देकर आए हों। सुंदर भैया एक लंबी आह भरते हुए बरामदे में लगे अपने बिस्तर पर लेट गए। सारे रिश्तेदार उनके पास आकर खड़े हो गए। एक एक कर सभी ने सुंदर भैया का हालचाल पूछा। इसी बीच गर्मा गर्म पोहे की प्लेट लिए हुए बुआ जी आईं और सबको पीछे करते हुए सुंदर भैया के सिरहाने बैठ गईं। वो अपनी आत्मा से दुख के भाव घसीटकर चेहरे पर लाते हुए बोली, नाश हो इस फोड़े का, मेरा सुंदर आधा भी नहीं रह गया। बुआ जी की संवेदना पाकर सुंदर भैया का चेहरा ऐसे बन गया जैसे उनके फोड़े में फिर दर्द उठ गया हो। उन्होंने सभी को अपने बाल तोड़ की दुखद यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। दोपहर तक बाल तोड़ वृत्तांत चला, फिर सब खाने बैठ गए। सुंदर भैया खाने के तुरंत बाद पुनः बिस्तर पर लेट गए। उन्हें मालूम था कि अब मोहल्ले वालों और मित्रों के आने का समय हो रहा है। सुंदर भैया के घर में भीड़ बढ़ रही थी। पत्नी अनवरत रसोई में व्यस्त थी। बच्चे चाय नाश्ते की प्लेटें ले आ रहे थे। बढ़ती भीड़ देखकर रिश्तेदार कहीं घूमने निकल गए। रात में फिर सभी इकट्ठा हुए और सुंदर भैया के साथ खाने बैठ गए। पूरा घर पकवानों की महक से गमक रहा था। देर रात तक सुंदर भैया ने मेहमानों के साथ गपशप की। रिश्तेदारों के बीच वो ऐसे खिलखिला रहे थे जैसे घर में कोई जश्न का माहौल हो। करीब हफ्ते भर ऐसे ही चला। आज सुबह नित्य क्रिया से फुर्सत होने के बाद सुंदर भैया फिर बिस्तर पर लेट गए। वो सोच रहे थे कि शायद लोग उन्हें देखने आते ही होंगे। तभी रसोई से पत्नी की तेज आवाज आई, अब तो बिस्तर से उठ जाओ महाराज, किचन के सारे डिब्बे खाली हो गए हैं। 2-4 चम्मच चीनी और चाय की पत्ती और बची है। पत्नी की आवाज सुनते ही सुंदर भैया बिस्तर से उठ खड़े हुए। वो अंदर गए और होठों को जबरन हंसी नुमा आकृति देते हुए मेहमानों से बोले, आप सब दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़े हुए सभी का शुक्रिया। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। मेरे लिए अब अपना समय बर्बाद न करें। आप सबके काम का नुकसान होता होगा, यदि चाहें तो रात वाली ट्रेन में टिकट करवा दूं। हालांकि सुंदर भैया का मन अब भी हो रहा था कि मेहमान कुछ दिन और रुके, लेकिन रसोई के बिगड़ते हालात उन्हें मजबूर कर रहे थे। जब सभी मेहमान चले गए तो सुंदर भैया को देखने मैं भी पहुंचा। उनके फोड़े का दर्द तो पूरी तरह से गायब हो चुका था, लेकिन चेहरे पर मेहमानों के जाने का दुख स्पष्ट दिख रहा था। सुंदर भैया का आतिथ्य प्रेम देखकर मन ही मन मुझे सुखद अनुभूति हो रही थी। दर्द से भी सुख पैदा करने की कला कोई सुंदर भैया से सीखे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।